जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला करता है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप सोल के काफ़ी करीब आ जाते हैं, जिस कारण चुंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ ओशन शहर भागना पड़ता है। वो अपने क्लासेस के बाद भी चुंग कभी हाथ बाहर रख के नहीं बैठते। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी। उन्हें टेंट, वेयर हाउसेज और आर्मी हेडक्वार्टर की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्हें सिर्फ रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी, और चंग ने अमेरिकन को वही दिया। चंग ने एक छोटी सी टीम से शुरुआत करी और कैंडो मोटो अपनाया, और अगर मतलब प्राइस सही है तो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल रही थी, ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जबान देने के बाद कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिलायबिलिटी के कारण अमेरिका के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप हो गया। 1952 में वॉर तो ख़त्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन के कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को भी तेज़ी से बिल्ड करना चालू की। यही समय हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और जिनका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे हुंडई ने बनाया है। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक बन चुके, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर के रोड्स बना चुके थे, लेकिन अब बारी थी उनके रोड पर चलने वाली कार। 1957 में चंग ने इस्टेब्लिश करी हुंडई मोटर और 1968 में फोर्ड के साथ डील करी। इसमें फोर्ड की कोर्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला। उसके बाद दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए, इसीलिए 1973 में जॉन ने पार्टनरशिप एंड कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर्स ढूंढने शुरू कर दिए। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स, फॉक्सवैगन जैसी कंपनी के साथ डील करने की कोशिश करी, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से कॉन्टैक्ट किया। मित्सुबिशी हुंडई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो चुका था। बेस्ट पार्ट ये था कि उस डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने नाम के साथ कार बेच सकता था। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक आदेश निकाला। उन्होंने एक सिटीजन्स कार बनानी है जो कि अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और मेड इन साउथ कोरिया हो। 1976 में चंग ने एक नया प्लान सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया के फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस कार हुंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि हुंडई ने 60% मार्केट कैप्चर कर लिया और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी हुई। लेकिन वहाँ पे एक कैच था, क्योंकि साउथ कोरिया की टोटल कार मार्केट 30,000 कार। ऑल्सो हुंडई पोनी साउथ कोरिया की जितनी भी सक्सेसफुल थी, उतनी ओवरसीज मार्केट में उतनी ही फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उड़ जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इशू आते थे, और इन रीजन से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 साल से लॉसेज में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना दूर कि उनमें एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को डिसीजन समझ में नहीं आया। आखिर 30,000 कार के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा, लेकिन चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो होती और हर साल पॉवर्टी से निकल के इकोनॉमी एम्पावर हो रही थी। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में कार की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। प्लस हुंडई की नई कार्स को स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में हुंडई ने कई सारे इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी पोनी 2 कार को लॉन्च किया। ना कि ये कार को साउथ कोरिया में सुपर हिट रही और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में सक्सेसफुली इंपोर्ट किया गया। मतलब कुछ सालों में 4 लाख कार बेच के प्रॉफिटेबल थी। हुंडई अब ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट कार कंपनी की तरह स्टेटस हो चुकी थी, क्योंकि वर्ल्ड का टफेस्ट बिगेस्ट कार मार्केट यूएसए करेक्ट करना अभी भी बाकी है। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी के लिए यूएसए कंपनी बनने के लिए यूएसए सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। हुंडई ने जो यूएस मार्केट पे स्टडी किया कि देखा
कि जापानीज कार में कॉम्पैक्ट कार का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनी का मेड लार्ज साइज में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इसलिए hyundai ने सब कॉम्पैक्ट कार को टारगेट किया जहां कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में hyundai ने देखा कि यूएसए में सेकेंड हैंड कार का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्हें इन्हीं कस्टमर्स को सेकेंड हैंड कार के प्राइस में अपनी नई hyundai एक्सेल प्रेजेंट करी, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटजी ने यूएसए के कार मार्केट को हिला कर रख दिया। सेकेंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली hyundai एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 में hyundai ने यूएसए में करीब 1,70,000 एक्सेल बेची और 1987 में 2,60,000 बेची और दोनों साल hyundai एक्सेल टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गए। यूएस मार्केट में तब तक इतनी सक्सेस किसी और कार कंपनी ने और नहीं देखी थी। इसी के साथ hyundai ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी पे एस्टेब्लिश हो गई। 72 के एज में चंग ने hyundai से रिटायरमेंट ले ली और ऑनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटे ने कंपनी की कमाल संभाली। पहले जैसे डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। hyundai आज वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में 40 लाख कार बेची। वैसे तो hyundai ग्लोबल केवल कार बिजनेस के लिए जानी जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि hyundai ग्रुप में टोटल 42 अलग कंपनी जैसे hyundai एलिवेटर है, hyundai इन्फोर्स टेक्नोलॉजी, hyundai हेवी इंडस्ट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और hyundai के कारण साउथ कोरिया आज जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे ज़्यादा शिप्स बनने वाली कंट्री बन पाई है। साउथ कोरिया के लिए hyundai एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, hyundai एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंपनी को रीबिल्ड किया, जिसने हज़ारों जॉब्स रीबिल्ड की और साउथ कोरिया ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इस सब की शुरुआत की गाँव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, हेल्थ केयर, एक बेसिक फैसिलिटी नहीं थी। उसके पास था इमेंस पैशन, एक विजन और उसके पास था डिज़ायर फॉर